हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ देखेंगे, एन फॉर्म फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपलोड हो गया। वो 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जनरल बॉडी क्या करती है, उसकी मैनेजिंग कमेटी क्या करती है, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट्स कौन कौन बनते हैं, राइट। ये सब बेसिक डिटेल 2 वीडियो में अपलोड किया है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप रेफ़र कर सकते हो। अब हम लोग जब देखेंगे वो देखेंगे कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग देखेंगे पीएनएल का एक्सप्लेनेशन और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हम लोग को यही लगता है कि याद नहीं होता है सर, फॉर्मेट याद नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा अपने एंड से कि आपको ये याद हो जाए। सिर्फ आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 बार रेफ़र करेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो हम लोग देखते हैं। ये एन फॉर्म है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है एन फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका एक रूल नंबर है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़, यहाँ लिखते हैं एसेट, और इसके अंदर लाइबिलिटी से पहले एक कॉलम बनता है दैट इज़ फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे फिगर फॉर द करंट ईयर। सेम वे में एसेट से पहले फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर एंड फिगर फॉर द करंट ईयर। मतलब लाइबिलिटी लिखा, एसेट लिखा, उससे पहले एक कॉलम बनता है, वो लास्ट ईयर का सब फिगर्स होता है, लास्ट ईयर के अमाउंट्स, और लाइबिलिटी के बाद करंट ईयर के अमाउंट। एसेट लिखते हैं, एसेट के प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं बनाना है, आपके एमकॉम लेवल पे ये नहीं पूछता है, लेकिन जब ये इसका ऑडिट होता है और ये रिटर्न फाइल करवाते हैं तो वो टाइम पे आपको ये फॉर्मेट बना के देना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से, फिगर ऑफ लास्ट ईयर, लाइबिलिटी, फिगर ऑफ करंट ईयर, और फिर एसेट है प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अमाउंट है, देखो चेक कर लेते हैं। ये कुछ अमाउंट दिए हैं, शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, ये सब दिया है, और एसेट में ये सब दिया है। अब देखो याद कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल है एकदम, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एसेट लायबिलिटी, तो आपको जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आपको क्या करना है, ये ऐसे लिख देना है, फॉर्म नंबर एंड बैलेंस शीट, लायबिलिटी लिखनी है और 2 अमाउंट का कॉलम, एसेट लिखना है और 2 अमाउंट का कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये तो इसका ऑफिशियल फॉर्मेट है। ठीक है, तो समझ गया एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे करना है। अब इसका अंदर का जो ये मटेरियल है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये जो येलो पार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहला हम लोग ने अभी तक कंपनी की फाइनल अकाउंट देखा, कंपनीज़ का फाइनल, कंपनीज एक्ट का देखा ना, तो उसमें बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ऐसे बनती है, ये बन गई। यहाँ पे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एसेट लिखते हैं, राइट, और इधर पे बहुत सारे आइटम रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे करते हैं। तो इसी को हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में एक टी फॉर्म बन जाता है, फिर अमाउंट कॉलम 2, अमाउंट कॉलम 2 बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, और सेकेंड वाले में ये अमाउंट लिखने के बाद एसेट, अमाउंट। अब इक्विटी लायबिलिटी जो होती है ना, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये नीचे बनता है, इसके नीचे बनता है यहाँ पे, लेकिन स्पेस नहीं है एक जगह पे दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये समझ लेना, वरना बोलेंगे सर ये तो ऐसा फॉर्मेट बहुत ओल्ड वाला है, ये वाला पार्ट इधर बनता है, तो लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करने का, इक्विटी एंड लायबिलिटी 3 पार्ट में डिवाइड होती थी, एक शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट 2 पार्ट में डिवाइड होता था, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो ये आपके बैलेंस शीट वाला है। इसका जो फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन ये दिया है मैंने, ये एज पर शेड्यूल के हिसाब से कंपनीज एक्ट का।
ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड में नाम में लिखा है शेयर और फंड, तो पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है फंड, फंड को बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी है, उसके अंदर क्या आता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन आता है, डिबेंचर आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है। और करंट लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अनक्लेम डिविडेंड, अदर लायबिलिटी आता है, ये आता है। आ रही बात समझ में? एकदम सिंपल है। नॉन करंट एसेट में जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब आता है। तो यही सब देखो, पहला आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके नीचे हम लोग लिखते थे इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ये नॉन करंट का पार्ट हो गया। और करंट एसेट में जैसे यहाँ पे लिखा क्रेडिटर, तो यहाँ आता है डेटर, कैश, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब आता था। अब इसी को याद रखना है। अब ये तो आपने याद किया होगा टीवाई में। तो शेयर कैपिटल है, तो देखो शेयर कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो और ज़्यादा विजिबल होगा। दिख रहा है शेयर कैपिटल, है ना। अब उसी के नीचे क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो देखो रिजर्व्स एंड फंड एंड अदर फंड हो गया। अब बोलेंगे ये सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स शेयर, ये एक नया है, ये जल्दी से आता नहीं है, लेकिन याद रखना है कि शेयर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स शेयर ऐसा करके आया तो यहाँ पे लिखना है, लेकिन है तो वही पार्ट ना। सेम वे में नॉन करंट लायबिलिटी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, डिबेंचर, यही है। तो देखो यहाँ पे है, तो ये दोनों हम लोग ने यूज़ कर लिया। मैं रेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा, है ना। अब इसके नीचे देखो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो देखो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ये रहा। अब बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये इसमें एक नया है, इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। फिर इसमें डिबेंचर इवेंचर तो आता नहीं है सोसाइटीज़ में, तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हो गए, तो ये एक नया आ जाएगा डिपॉजिट्स। क्लियर है। तो वही पार्ट है देखो। फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अदर है, तो ये देखो करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, अनपेड इंटरेस्ट, ये अदर्स, ये हो गया। तो तीन चीज़ यहाँ पे नहीं मिली, एक ये, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, ये वाला, समझ में आया। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देते, P&L अकाउंट, जो भी लास्ट ईयर का था उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देने का। अगर लॉस रहेगा तो वो लॉस इधर चला जाएगा। देखो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो ये साइड लिखना, अगर लॉस हुआ तो ये साइड लिखने का है, एकदम सिंपल। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फंड हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये सब्सक्रिप्शन टुवर्ड शेयर्स आता है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, क्योंकि स्टाफ प्रोविडेंट फंड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी, क्योंकि सोसाइटी में बहुत लोग काम करते हैं तो उनके स्टाफ के प्रोविडेंट फंड का आपने कुछ पैसा कलेक्ट किया होगा तो वो भरना आपके लिए लायबिलिटी होता है। फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, डिवेंचर आता नहीं तो डिपॉजिट हो गया। और करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट और अदर लायबिलिटी हो गया, ख़त्म हो गया। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो ये वाला पार्ट तो सिंपल था, लेकिन ये वाले पार्ट में तो सब उल्टा है। ये वाले पार्ट में देखो पहले कैश बैंक और इन्वेस्टमेंट लिया, और यहाँ पे क्या है, पहला लैंड एंड बिल्डिंग है। अब लॉजिक देखो क्या है, ये क्या है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, उसका जो कैश बैलेंस है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वही रहेगा, है ना। वहीं से उसको इनकम ज़्यादातर जनरेट होता है। तो जो भी उसका कैश बैलेंस है उसके ऊपर वो लोग फोकस करते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे दिया कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, और जो भी उसने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है वो। आ रही बात समझ में। फिर उसी के अंदर डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आता है, वही है। तो यहाँ पे देखो वही दिया, डेटर एंड करंट एसेट्स। तो हो गया एकदम सिंपल। तो स्टार्ट यहाँ से करना है एसेट को। क्यों स्टार्ट किया यहाँ से, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं एसेट, ऐसी बात नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग होंगी, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा उनका, जो एसेट है, मेन एसेट जो होता है उनका, वो होता है उनका बैंक बैलेंस। आ रही बात समझ में। कैश और बैंक बैलेंस, उसमें जितना पैसा पड़ा वो उनका मेन सोर्स है कि हाँ भाई ये जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से लेंगे। दूसरा मेन सोर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट जितना किया रहेगा उनका। फिर जो भी उन्होंने सोसाइटी ने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया होगा वो, सन्ड्री डेटर, कुछ माल बेचा होगा तो वो, करंट एसेट, छोटा मोटा एसेट। उसके बाद आपको लिखना है ये नॉन करंट एसेट, दैट इज ए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। देखो फिक्स एसेट दिया है, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर कुछ आया तो पता है ना, प्रिलिमिनरी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये कंपनी में होते थे अंडर राइटिंग कमीशन, इधर तो नहीं होगा वो सब, लेकिन जो भी छोटा मोटा आएगा तो वो मेंशन करेगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके। तो हो गई बैलेंस शीट। अब ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या क्या आता है ये इसके फॉर्मेट में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शेयर कैपिटल हो तो शेयर कैपिटल आएगा,
राइट। ऑथराइज शेयर कैपिटल आता है, फिर कॉल्स कुछ हो गया तो वो अनपेड रहेगा तो माइनस करने का। तो देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑथराइज दिया है, ठीक है, कॉल्स इन अरियर माइनस करने का, कॉल्स इन एडवांस प्लस करने का, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन इसका कुछ नहीं है, रिजर्व फंड है, तो जितने भी रिजर्व फंड रहेंगे तो उसको यहाँ पे लिख देने का। तो देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व, बिल्डिंग फंड, स्पेशल डेवलपमेंट फंड, डाउटफुल डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन फंड, इक्वलाइजेशन फंड, बोनस इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट एंड अदर फंड। जितने भी फंड्स आएंगे ना सब इधर डालने का, ठीक है। तीसरा क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है, चेक कर लेते कहाँ कहाँ से ले सकते हो आप। तो देखो सिक्योर्ड लोन आप कहाँ से ले सकते हो, जैसे डिवेंचर इशू किया, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस दिया, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट है, अदर सिक्योर्ड लोन है, ये सब है, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि डिवेंचर नहीं आएगा, डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, तो डिवेंचर यहाँ पे आ जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन, लोन कहाँ से लेते हो आप, कैश क्रेडिट के फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, गवर्नमेंट से बिल्स पेबल, ये सब आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो सिक्योर्ड में याद रखने का, डिवेंचर सिक्योर्ड रहेगा, और भी बैंक से आप लेते हो ओवरड्राफ्ट, बोलेंगे सर यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट दिया, यहाँ पे भी ओवरड्राफ्ट दिया, देखो सेम दिया है, लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, और ये दिया है लोन कैश ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक दिया है, यहाँ पे बैंक दिया है, वैसे ये दोनों सेम है, लेकिन एक में अगर आपने कुछ सिक्योरिटी दिया तो वो सिक्योर्ड हो जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट जो दिया है उसके अंदर आता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट के अंदर देख लेते हैं, तो जो भी आपका डिपॉजिट्स है आपके पास, मतलब ये डिपॉजिट कौन सा, आपने जो रखा वो नहीं, आपके पास जिसने रखा, तो हो सकता है फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, थ्रिफ्ट सेविंग डिपॉजिट हो, करंट डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ कॉल, अदर डिपॉजिट, ये सब डिपॉजिट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका करंट लायबिलिटी, ये सब एक एक इंडिविजुअल है, लेकिन कभी आ गया तो ये याद रखने का। यहाँ पे देखो दिया है करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, फॉर परचेज, फॉर एक्सपेंस, एडवांस, रिकवरी, छोटा मोटा दिया है वो सब लिखना। अनपेड इंटरेस्ट, ये एक एक आइटम है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिया रहेगा लिखने का, नहीं दिया रहेगा छोड़ देने का। आ रही बात समझ में। तो ये वाला आपका लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड में कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस कहाँ कहाँ होता है, तो इन हैंड वाला कैश जो हाथ में है, या बैंक है, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, कॉल डिपॉजिट में, बैंक में पड़ा है, तो वो सब इधर पे लिखना है। एसेट जो होता है, ये एसेट कंपनी के एसेट है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है इन्वेस्टमेंट का। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकते हो, अदर ट्रस्ट सिक्योरिटी में कर सकते हो, शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव ले सकते हो, शेयर डिवेंचर खरीद सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन स्टाफ प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड था ये वाला, देखो ये यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन स्टाफ प्रोविडेंट फंड आया था ना, तो वो फंड को अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो हो गया, ठीक है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है आपका लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर, कैश, ये इनका देख लेते हैं फटाफट, इतना ज़्यादा नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस देखो दिया है, तो लोन्स एंड एडवांसेस कौन सा है, आपने दिया है, लोन दिया, ओवरड्राफ्ट दिया, कैश क्रेडिट दिया, गुड्स के अगेंस्ट में कुछ पैसा दिया, या गुड्स को गिरवी रख के कुछ पैसा दिया, वो सब आप इधर पे लिख सकते हो। ये लोन्स एंड एडवांसेस इस लोन्स एंड एडवांसेस से अलग होता है, ये आप लेते हो और ये आप देते हो। ये वाला जो लोन्स एंड एडवांसेस है ये आप देते हो, इसलिए एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सन्ड्री डेटर है। सन्ड्री डेटर मतलब कस्टमर, तो जिसको आपने उधारी पे माल बेचा या जिसको आपने उधार दिया वो सब, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेड वाला आता है। अब एडवांस तो बोलेंगे सर ऊपर भी एडवांस, ये वाला है ना, दिया है ना, तो ये पैसों का एडवांस है, और ये गुड्स का, मोस्टली यहाँ पे 99% गुड्स का एडवांस जो देते हैं, राइट, कस्टमर को, वो आता है यहाँ पे। तो सन्ड्री डेटर हो गया। फिर करंट एसेट के अंदर जितने भी है, स्टोर्स, स्पेयर्स है, लूज टूल्स है, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, जितने भी छोटे मोटे एसेट पड़े रहेंगे वो करंट एसेट में आपको शो करना है। और फिक्स्ड एसेट तो मैंने अभी बताया था, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब प्लांट एंड मशीनरी, ये सब इक्विपमेंट, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये तो आपको पता है, तो ये एकदम सिंपल है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस देखो नाम दिया, गुडविल हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब आपको याद रखना है।
ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, ये सब आप लोग ने टीवाई में पढ़ चुके थे। बस ये याद रखना है, यहाँ पे एक अदर आइटम आता है तो प्रीपेड याद रखना है, इंटरेस्ट अक्रूड, जैसे यहाँ पे आपने इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू नॉट पेड आएगा, इधर पे भी यही है, ये वाला आपको देना रहता है, ये वाला आपको लेना रहता है। समझ में आई बात? तो ये छोटा सा एक फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, अभी मैंने आपको बताया, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, करंट लायबिलिटी। यहाँ पे कैश इन हैंड और इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का, ठीक है। ये वाला तो आपको याद रहेगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा, तो स्टार्टिंग के 2 नाम सही लिखो, कैश इन हैंड और इन्वेस्टमेंट, बाकी ऊपर नीचे होएगा चल जाएगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि भाई आपने कोऑपरेटिव का लिखा है। अगर स्टार्टिंग ही आप फिक्स्ड एसेट से करोगे तो बोलेगा अरे भैया को पता ही नहीं, ऐसे अक्कल पच्चू मार रहा है। आ रही बात समझ में? तो इतना जब आप फॉर्मेट लिखो तो ये वाला ट्राई करो कि पूरा लिख सको, क्योंकि 5-6 नाम ही है। और कैश बैंक और इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखो, ये वाले थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे तो चल जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो ये इसका शॉर्ट वर्जन है, मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेके लिख सकते हैं। और इसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है वो यहाँ पे दिया है, देखो, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, तो जब भी आपको नहीं समझे तो ये वीडियो आप रेफ़र कर लो एक बार, तो आपको अंदर का क्या है वो समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? यस और नो? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन, बैलेंस शीट का एन फॉर्म, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PNL देखेंगे, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।